नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। गुरुवार रात को खेले गए जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ देश को पेरिस ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल मिल गया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। नीरज की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा के नाम लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने का तमगा मिला है। जेवलिन के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर भाला फेंककर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं देश की स्टार रेसलर विनेश फोगाट के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज विनेश फोगाट की डिस्क्वालीफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर खेल पंचायत न्यायालय सुनवाई करेगा। ये सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। खेल पंचायत न्यायालय ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त करने की मांग की। खबर है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे विनेश फोगाट के अयोग्यता केस में खेल पंचायत न्यायालय के सामने आज भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि पीएम मोदी के निर्देश पर विनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। स्पेन के खिलाफ मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे हैं। दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के लिए किए। वहीं मैच में भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने कई गोल बचाए। हॉकी में यह भारत का चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा देश ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल लगातार 2 बार ओलंपिक गेम्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कुल मिलाकर 52 साल बाद इस इतिहास को दोबारा रचा गया है। ओलंपिक्स हॉकी में भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम से फोन पर बात की और शानदार जीत के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि पूरा देश अपनी हॉकी टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पीएम ने भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश से हॉकी से संन्यास लेने के ऐलान पर बात की। पीएम ने श्रीजेश से कहा कि उन्हें अगली पीढ़ी की हॉकी टीम को भी तैयार करना होगा। टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, ऐसा मुझे पक्का। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। फैसला बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल से जेल में ही हैं। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान ट्रायल शुरू नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है। लोकसभा में पेश होने के बाद वक्फ बिल लटक गया और अब यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए थे। इस बिल पर संसद में करीब 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के राजनीतिक दंगल के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बिल का विरोध किया और बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताया। खास रिपोर्ट देखिए।
arise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत देखिए। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार। वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। विवाद हुआ तो केस की सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते। यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार भी वक्फ के फैसले में दखल नहीं दे सकते। मोदी सरकार ने इस कानून पर कैंची चलाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं तो विपक्ष आग बबूला हो गया। Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. This bill is specialized for Maharashtra Haryana election. इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो बदलाव के लिए पार्लियामेंट में आ गया है, इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं क्या कहूँगा, शेख हसीना से पूछ लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तो 4 कदम आगे निकल गए। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, यही ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अब आप एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन। वैसे वक्फ पर सियासत नई बात नहीं है। 2014 के चुनाव से ऐन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक जनादेश जारी कर दिल्ली में 123 संपत्ति वक्फ को दे दी, जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टीकरण कहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जलदाय विभाग से जुड़ी हुई। जलदाय विभाग में सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पेयजल आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल है। पीएचईडी में सामूहिक अवकाश या हड़ताल अब महंगी पड़ सकती है। सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर RESMA के तहत कार्रवाई होगी। हड़ताल और सामूहिक अवकाश के लिए उकसाने पर भी RESMA लागू अवकाश के लिए जरूरी होने पर सक्षम स्तर से अनुमति अनिवार्य होगी। पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर सवित शर्मा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, यानी कुल मिलाकर जलदाय विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर, और अगर हड़ताल की कोशिश की या फिर सामूहिक अवकाश पर गए तो महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार हर घर तक नल पानी पहुंचाने के लिए नल लगान जो जल जीवन मिशन में नल लगा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से हाल ही में कई मांगों को लेकर जो कर्मचारी और अधिकारियों ने बड़े बड़े आंदोलन किए और बिना स्वीकृति के ही बड़े पैमाने पर अवकाश लिए, जिससे निश्चित तौर पर आम आदमी की पेयजल आपूर्ति की जो सुविधा है वो गड़बड़ाई थी। और चूंकि आम आदमी पेयजल पर शुल्क अदा करता है, इसलिए इसको राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1970 के तहत लिया गया है। और अब इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल करेंगे या हड़ताल का सहारा लेंगे, सामूहिक अवकाश पर जाएंगे या सामूहिक अवकाश के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या बैठकों के जरिए हो, तो उन पर अब रेस्मा लागू होगा। रेस्मा अत्यावश्यक सेवाओं पर लागू होता है और पेयजल आपूर्ति को राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया है। तो अब किसी भी तरह की हड़ताल, यानी कि अपने कार्यस्थल पर भी नहीं पहुंचना और बिना सूचना के कहीं जाना या एकत्रित होना,
ये भी अब रेशमा की श्रेणी में आएगा और इस पर सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। चूंकि रेशमा राकेश, क्या एक्शन हो सकता है ये भी बताइए। कर्मचारी को जाहिर तौर पर ये फैसला रास नहीं आ रहा होगा, किस तरीके का हड़कंप मचा हुआ है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए रेशमा अब से पहले कई खासतौर पर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं, बिजली विभाग से जुड़ी सेवाएं, इन पर पहले से लागू है। अब पानी को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें अगर कोई सामूहिक अवकाश पर या पर जाता है बिना परमिशन के, तो उसके खिलाफ जो सेवा संबंधित नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 19 तहत के तहत इसमें अधिकारियों को टर्मिनेट करने तक का भी प्रावधान है। यानी कोई अधिकारी, जिस तरह की अधिकारी या कर्मचारी गंभीर लापरवाही करता है, सरकार के आदेशों की अनदेखी करता है, जनता के हित या उसकी जो ड्यूटी है उसकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सरकार अब सख्ती बरत सकती है। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेशमा लागू जलदाय विभाग में भी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर तमाम जलदाय विभाग के कार्मिकों के लिए है। तो जयपुर से महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को भी अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। लिहाजा पीएचईडी में सामूहिक अवकाश पर अगर कर्मचारी जाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उन पर रेशमा के तहत एक्शन होगा। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबंद।